हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ठोस अवस्था का 10वां भाग, जिसमें हम देखेंगे ठोसों में अपूर्णताएं, यानी सॉलिड्स में क्या क्या इम्परफेक्शन होती है। इम्परफेक्ट मतलब अपूर्ण, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से आप लिख सकते हैं नोट्स को। नहीं, अगर आप बोर्ड पर से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा है, यहाँ से भी लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को और कमेंट करके वेरी नाइस। अब देखिए, हम लोग ठोसों में अपूर्णताएं जानेंगे। अपूर्ण का मतलब आप लोग समझते हैं, जो पूरा ना हो, अधूरा हो। यानी जब क्रिस्टल या ठोस के कण अधूरे होते हैं, यानी अपनी व्यवस्था में किसी का कमी हो जाता है या कोई आधा ऊपर से आ जाता है बाहरी कण, उसी को कहा जाता है अपूर्णताएं या दोष। यानी किसी क्रिस्टल में अगर मान लीजिए वो कोई क्रिस्टल है, उसका अवयवी कण पूर्ण रूप मतलब जितना होना चाहिए क्रिस्टल में, उसके नियमित क्रम, जो क्रिस्टल में कण नियमित क्रम से सजे रहते हैं, अगर उसमें कोई भी विचलन आ जाएगा तो उसी को अपूर्णता कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कणों का इस तरह जुड़ा हुआ है, ये कण एक दूसरे से पीछे आगे सब जुड़े हुए हैं, और यहाँ से कोई गायब हो जाए कण, ये वाला हिस्सा रिक्त हो जाए, ये वाला हिस्सा गायब हो जाए, तो इसी हिस्से को कहा जाएगा अपूर्णता। यानी यहाँ पे दोष उत्पन्न हो गया। या मान लीजिए ये है पहले से ही, और यहाँ पे कोई ऊपर से एक फालतू में आ जाए, तब पर भी दोष उत्पन्न हो जाता है क्रिस्टल में। या मान लीजिए ये चांदी के सभी परमाणु हैं, ये सभी के सभी चांदी के परमाणु हैं, Ag, और इसमें ऊपर से किसी अन्य परमाणु के, जैसे कॉपर का आ जाए या कोई और आ जाए, बाहरी कोई परमाणु आ जाए, तो इसको कहा जाता है अपूर्णता। ये अधिकतर ठोसों को गर्म करने पर ही उत्पन्न होता है। ठोस को हम गर्म कर देते हैं तो उसके कण अपने स्थिति से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि ठोस गर्म करने पर कोई भी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसीलिए गति ऊर्जा बढ़ने के चलते अपना स्थान छोड़ देते हैं और ये दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम लोग दोष के प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं दोष। तो दोष होते हैं दो प्रकार के। यहाँ पे हम जानेंगे, एक बिंदु दोष होगा, इसको कहा जाता है परमाणविक दोष। क्योंकि बिंदु है तो इसको पॉइंट डिफेक्ट इंग्लिश में बोला जाता है। बिंदु का मतलब होता है परमाणु। उस क्रिस्टल में बिंदु के रूप में क्या है, परमाणु ही तो है, तो इसलिए इनका नाम पड़ जाता है परमाणविक दोष। तो क्या होता है बिंदु दोष या परमाणविक दोष? तो मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, उसमें एक बिंदु या एक परमाणु, यानी जो क्रिस्टल में परमाणु हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये कोई बड़ा सा क्रिस्टल में ये परमाणु में बना रहा हूँ उनका, ये परमाणु है, मैंने बना दिया इनको। तो या तो ये कोई बिंदु या कोई एक परमाणु, कहिए दोनों बात एक ही है, कि चारों ओर की आदर्श व्यवस्था, ये परमाणु की जो एक आदर्श व्यवस्था है, सभी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें अनियमितताएं आ जाए या विचलन आ जाए, कोई एक परमाणु यहाँ से उड़ जाए या कोई बाहर से आ जाए, तो इसी को कहा जाता है बिंदु दोष। तो बिंदु दोष में खासियत क्या है कि बस इसमें कोई एक ही परमाणु का विचलन होगा, ज़्यादा नहीं, तो इसका नाम हो गया बिंदु दोष। दूसरा होता है रेखीय दोष। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पूरे रेखाओं में एक दोष उत्पन्न हो जाएगा, परमाणु के एक नियमित रेखा में, कतार में ही दोष हो जाएगा। यानी एक लाइन से ये पूरा ऊपर का ही कतार उड़ जाएंगे, ऊपर वाले कतार ही गायब हो जाएंगे, नीचे वाला गायब हो जाएगा। तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की पूरी पंक्तियां, जालक बिंदु क्या होता है, जो भी कोने पर या पूरे ठोस में जो कण उपस्थित होते हैं उन्हीं को बिंदु रूप में दिखाया जाता है, और उन्हीं को जालक बिंदु कहा जाता है। जालक रखा क्यों गया नाम? तो जाल तो आप समझते हैं, जाल मतलब एक जाल सा संरचना, जाली जैसा। अब जब क लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है जाल बनाने वाला बिंदु,
यानी जो क्रिस्टल में बिंदु जाल बना रहा है, पूरे क्रिस्टल का नियमित संरचना बना रहा है, उसी को जालक बिंदु कहते हैं। अगर उसका पूरा कतार गायब हो, एक लाइन से पूरा जालक बिंदु ही गायब हो, तो उसको कहा जाएगा रेखीय दोष। तो वही क्रिस्टल में जालक बिंदुओं की पूरी पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था। आदर्श ये व्यवस्था, अगर यहाँ से गायब हो जाए तो अनादर्श हो गया, यानी अनियमितताएं आ जाए या विचलन आ जाए, तो उसी को कहा जाता है रेखीय दोष। यहाँ पे हम लोग आगे और देखेंगे बिंदु दोष का प्रकार। रेखीय दोष का कोई प्रकार नहीं, या इसके बारे में विशेष चर्चा इस किताब में नहीं है, केवल इसकी किताब में आपको बिंदु दोष के बारे में बताया गया। तो हम रेखीय दोष को छोड़ के बिंदु दोष के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला रस समीकरण मितीय दोष या स्टोइकियोमेट्रिक दोष, उसका इंग्लिश नाम है स्टोइकियोमेट्रिक। दूसरा होता है अशुद्धता दोष, और तीसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। इसके बाद इसको आना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी में पहले इसको दे दिया, तो मैंने जैसे दिया वैसे लिख दिया। तो रस समीकरण मितीय का मतलब समझ लीजिए, एनसीईआरटी में स्टोइकियोमेट्रिक ही दिया है, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ होता है रस समीकरण मितीय। यानी इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। आपने समीकरण का नाम सुना होगा, समीकरण, इसका मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश में आपने सुना होगा इक्वेशन, EQUATION। इसको हटा दें और यहाँ पे यल लगा दें तो इक्वल शब्द आता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर करना। उसी तरह समीकरण को भी ध्यान से देखें तो इसका भी मतलब होता है, ये इन शब्दों से मिलकर बना है, करण। सम मतलब वही बराबर करने की प्रक्रिया। सन, इसमें TION का मतलब भी होता है करने की प्रक्रिया, करण का मतलब होता है प्रक्रिया। हम समीकरण में क्या करते हैं, उन चीज़ों को, आंकड़ों को एक सूत्र के माध्यम से बराबर करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे हम x + y बराबर मान लेते हैं 5, इसका मतलब होता है x का मान अगर 2 रख दें और y का मान 3 रख दें तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है समीकरण। उसी तरह यहाँ पे भी ध्यान देखें तो रस का मतलब पदार्थ होता है। रस का मतलब होता है पदार्थ या ठोस। ठोस नहीं कहेंगे, पदार्थ ही कहेंगे। अब पदार्थ में हम ठोस रूप ले रहे हैं, तो ठोस पदार्थ के समीकरण की बात हो रही है। समीकरण मतलब उसमें जो कणों की व्यवस्था है एक नियमित अनुपात में होनी चाहिए, यानी पदार्थ के कणों का एक नियमित अनुपात, उनमें सभी कणों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ऐसा इस दोष में क्या होता है, इस बिंदु दोष में, कि इस बिंदु दोष में परमाणु हटेगा लेकिन कणों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनके स्टोइकियोमेट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। तो इनके रस समीकरण मिति में स्टोइकियोमेट्रिक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा इस बिंदु दोष से। हाँ, दोष उत्पन्न होगा लेकिन पदार्थों के अनुपात में, कणों के जो व्यवस्था का अनुपात है वो गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया रस समीकरण मितीय दोष। अगर इसी का हम उल्टा बात करें और रस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, तो इसका मतलब वही होता है कि यहाँ पे अब स्टोइकियोमेट्रिक सही नहीं रहेगा, नॉन खराब हो जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक गड़बड़ा जाएगा, यानी दोष उत्पन्न होने के साथ साथ उनके कणों का अनुपात भी डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। और अशुद्धता दोष में क्या होता है कि इसमें हम किसी क्रिस्टल के अंदर जानबूझ के अशुद्धि मिलाते हैं, ऊपर से उसको अशुद्ध कर देते हैं, यानी उसकी बनावट में हम दोष उत्पन्न खुद करते हैं, तो उसको कहा जाता है अशुद्धता दोष। इसको डोपिंग भी कहा जाता है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं रस समीकरण मितीय दोष, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में समझिए। पहले यहाँ पे मैं आपको पहले शुरू करता हूँ रस समीकरण मितीय दोष से। स्टोइकियोमेट्रिक दोष ये हेडिंग डाला हूँ मैंने इसको। क्या ये वो बिंदु दोष है, ये भी एक बिंदु दोष है, लेकिन उस तरह का बिंदु दोष है जो ठोस की स्टोइकियोमेट्रिक को बाधित नहीं करते,
यानी जो पदार्थ के कणों का अनुपात है, जिस अनुपात में वो एक दूसरे से बैठे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, ठोस की बात कर लेते हैं। ठोस में मान लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। तो चूना में जो कैल्शियम और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, एक नियमित अनुपात में एक दूसरे से बैठे हैं। ठीक है, अब नियमित अनुपात में बैठे हैं तो इसके कण में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता, फिर भी दोष उत्पन्न हो जाता है। मान लो इधर कैल्शियम बैठा है, इधर ऑक्सीजन है, इधर फिर ऑक्सीजन है, इधर कैल्शियम है, इसी तरह सभी जुड़े हुए क्रिस्टल में इनके परमाणु। तो अगर इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता, समझ रहे हैं, यानी यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, 1:1। कैल्शियम भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। अगर ये अनुपात में कोई गड़बड़ी नहीं आता, दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक दोष। लेकिन अगर ये गड़बड़ हो जाता है, अगर इसका ये कैल्शियम का अनुपात हो जाता है 0.5 या कुछ भी, तो वो किस में चला जाएगा, और ऐसा समीकरण मितीय दोष में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो ये वो बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टोइकियोमेट्रिक को बाधित नहीं करते हैं। इन्हें अंतर या ऊष्मागतिशील दोष भी कहा जाता है। चलिए, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस स्टोइकियोमेट्रिक दोष का भी प्रकार है, उसको जानेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक आयनिक ठोस और अनायनिक दोनों में उत्पन्न होता है ये वाला दोष। आयनिक मतलब जिसमें जो ठोस आयनों से बने। आयन आप समझते हैं, इस पे आवेश होता है, धन आवेश या ऋण आवेश। जैसे हमारा नमक एक आयनिक यौगिक है, जिसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों है समाहित। तो ठोस भी कई आयनिक ठोस होते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं। हम लोग ने उसके बारे में पहले पढ़ चुका है इसी अध्याय में। तो ये आयनिक ठोसों में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं और अनायनिक में दोनों में उत्पन्न होते हैं। इसलिए 4 प्रकार के होते हैं। तो उन चारों प्रकार के बारे में देखेंगे। इस बात को नोट कीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आयनिक स्टोइकियोमेट्रिक दोष के प्रकार देख रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये 4 प्रकार का होता है, और ये भी स्टोइकियोमेट्रिक भी 2 तरह से। एक अनायनिक ठोसों में भी स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न हो जाता है, और एक आयनिक ठोसों में भी उत्पन्न हो जाता है। तो पहले हम लोग अनायनिक ठोस में देख लेते हैं। अनायनिक मतलब वे ठोस जो आयनों से नहीं बने हैं, अणुओं से बने हैं। ठीक है, वो आयनों से नहीं बने, वो अणुओं से बने हैं, अन्य अणुओं से बने हैं। उनमें आयन या तो सहसंयोजन हुआ होगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये तो आयनिक यौगिक है क्योंकि कैल्शियम ने अपना पूरा आयन इसको दे दिया। लेकिन अगर दूसरे तरह का यौगिक ले ले, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ हो, जैसे CO2 ठोस रूप में, गैसीय रूप में नहीं, तो कार्बन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को 2 चाहिए होता है, और इधर से भी चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ होता है, आइए इनसे ले लेता है। तो केवल इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ रहता है, यहाँ पे आयन नहीं बनते, एक ठोस होते हैं। तो इस तरह के ठोसों को अनआयनिक ठोस कहा जाएगा। लेकिन वहीं पे NaCl नमक की बात करें, NaCl, तो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1, क्लोरीन के 17 होते हैं, 2 8 7। इसको आपने सुना होगा कि अष्टक नियम, ये पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, 8, तो चाहता है मेरा कक्षा पूरा भरा रहे और बीटल। तो चाहेगा कि ये 7 मुझे मिल जाता तो मेरा 8 हो जाता, ये चाहेगा कि मुझे 1 मिल जाता तो मेरा 8 हो जाता। लेकिन कोई इसको एक साथ देगा नहीं। हाँ, तो ये एक दूसरे से साझा कर लेते हैं कि तुम अपना 1 दे दो मुझे, मेरा हो जाएगा, तुम्हारा भी लास्ट वाला 8 बच जाएगा। तो ऐसा बात बनती है। तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इन 7 इलेक्ट्रॉन को चुपचाप दे देता है, पूरा का पूरा दे देता है, लेता नहीं है। तो ऐसे जब आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉनों का, तो उनके ऊपर आवेश आ जाता है। जो देता है उस पर प्लस आवेश आ जाता है, जो लेता है उस पर माइनस आवेश आ जाता है। इस प्रकार वो पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, यानी आयन बन जाते हैं, उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। तो जिस पे अगर ऐसा नहीं होता तो अनायनिक हो गया। तो आप शायद बात समझ गए होंगे। तो अनायनिक के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें पहला एक रिक्तिका है और दूसरा अंतराकाशी है।
तो पहले रिक्तिका देख लेते हैं, तब हम लोग बाद में अंतराकाशी देख लेंगे। रिक्तिका क्या है, नाम से स्पष्ट है कि वो रिक्त हो जाएगा। उस दोष में कुछ न कुछ रिक्त होगा। क्या रिक्त होगा? भाई बिंदु ही वहाँ से हट जाएंगे, मतलब परमाणु। मान लीजिए ये परमाणु यहाँ से हट गया, मैं इसको इस तरह आयत बना देता हूँ इस तरह, यानी यहाँ पे रिक्त हो गया। एक ठोस का क्रिस्टल के परमाणुओं की संरचना है, यहाँ से एक परमाणु गायब हो गया, इस दोस्त यहाँ पे रिक्त हो गया, खाली हो गया। अगर क्रिस्टल में ऐसा मिलता है कि वहाँ उसके जालक से एक परमाणु गायब है या 2-3 गायब है, तो उसको कहा जाएगा रिक्तिका दोष। क्लियरली समझना। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं। मान लीजिए परमाणु एक दूसरे से सटे हुए हैं एक ठोस में, इस तरह मैं बना लेता हूँ। फिर इसके पीछे भी, फिर इसके पीछे, फिर इनके पीछे भी, फिर इनके पीछे, यानी एक घन जैसा डिजाइन बनेगा। तो अगर इनमें कोई भी परमाणु यहाँ से मान लीजिए गायब हो गया, तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह थोड़ा इस तरह ग्राफ बना के आपको दिखाया जा रहा है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ से परमाणु गायब हो गए, तो गायब हो गए तो पहले से घन तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इस दोष के कारण होता क्या है? ठोस का घनत्व तो कम हो जाता है। घनत्व तो क्या है? द्रव्यमान बटा में आयतन। इतना आयतन में जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा घनत्व होगा। अब चूंकि परमाणु ही हट गया तो द्रव्यमान पहले से कम हो जाएगा, तो घनत्व भी कम हो जाता है। और एक बात कि ये जो दोष है, ठोस को गर्म करने पर भी यह हो सकता है। गर्म करेंगे उसके परमाणु वहाँ से गायब हो जाएंगे, ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब दूसरा आता है अंतराकाशी दोष। तो उस बात को हम लोग देखेंगे। अंतराकाशी दोष वो भी अनायनिक ठोसों में होता है। इसको पहले आप लिखिए, तब हम लोग अंतराकाशी दोष को देख लेते हैं। अब हम लोग अंतराकाशी दोष को देख लेते हैं। स्टैक्योमेट्रिक का दूसरा दोष है अंतराकाशी दोष। अगर इसको समझे आप, तो अंतरा का मतलब हो गया बीच में, आकाश का मतलब होता है स्थान। यानी जो क्रिस्टल है, जो परमाणुओं से बना है, उसके बीच में जो स्थान ये सब बच रहे हैं, ये वाले स्थान, इन्हीं स्थान में दोष उत्पन्न होगा। अब कैसे उत्पन्न होगा? तो इसमें होगा क्या कि इन स्थानों पर बाहर से कोई परमाणु आ जाएंगे, बाहर से कोई परमाणु आ जाएंगे, कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। यानी जब अंतराकाश में कोई परमाणु आ जाता है, यानी बीच में जो रिक्तिका बचती है इंटरस्टेलर साइट, जैसे मान लीजिए ये चारों परमाणु इधर से जुड़ रहे हैं, तो ये वाला अगर स्थान में कोई परमाणु आ जाता है बाहर से, इंटरस्टेलर साइट्स कहा जाता है इसी को, तो इसी को कहा जाएगा अंतराकाशी दोष। इसको कहा जाता है अंतरकाश। इस स्थान को जो आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है अंतराकाश। इंटरस्टिशियल साइट्स कहा जाता है, इंटरस्टिशियल से, इसीलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नाम भी पड़ गया इसका। इंटर मतलब बीच में, अस्टिशियल मतलब स्थान, स्टेट, स्थिति। अब इस दोष के कारण होगा क्या? अब चूंकि बाहर से परमाणु आए हैं तो घनत्व तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी पहले से द्रव्यमान ज्यादा हो गया, यानी घनत्व भी बढ़ जाएगा। अब हम लोग जो देखेंगे आयनिक ठोसों में देखेंगे स्टैक्योमेट्रिक दोष। ये अनायनिक में था दो, एक रिक्तिका दोष, एक अंतराकाशी दोष। अब आयनिक ठोसों में होता है एक फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। तो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष भी अंतराकाशी जैसे ही और रिक्तिका जैसे ही होते हैं, लेकिन उनका फ्रैंकल और शॉर्टकी इसलिए रखा गया क्योंकि वो आयनिक ठोस में होते हैं, इसीलिए। तो आप इसे नोट कीजिए, तब हम लोग आयनिक ठोसों में देख लेते हैं। अब हम लोग आयनिक ठोसों में स्टैक्योमेट्रिक दोष को देख लेते हैं। आयनिक ठोसों में तो मैंने बताया कि आयनिक ठोसों में ये रिक्तिका और अंतरकाशी दोष की तरह ही होते हैं, लेकिन आयनिक ठोस होने की वजह से इनका नाम फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष हो जाता है। तो बता रहा है कि यहाँ पे जो आयनिक ठोस है उसमें हमेशा विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए। मतलब जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश होने चाहिए, यानी दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए।
इसीलिए अब क्या होता है कि जो इनमें रिक्तिका और अंतरकाशी दोष की बजाय फ्रेंकल और शॉर्टिकी दोष के रूप में दिखाई देता है आयनिक ठोसों में। यानी हमेशा इसमें कोशिश क्या रहती है, उसमें रिक्तिका दोष में क्या था और अंतरकाशी दोष में कि कितने भी परमाणु गायब हो जाए अपने स्थल से, कोई लेना देना नहीं है, उसमें विद्युत उदासीनता से लेना देना नहीं है। और अंतरकाशी में क्या था कि बाहर से जितने भी अंतरकाश में परमाणु आ जाए कोई टेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई ध्यान देने वाली बात क्या है आयनिक ठोसों में, उतना ही फालतू प्लस आवेश आए जितना माइनस रहे, या उतना ही कण गायब हो जितना माइनस रहे या प्लस रहे। यानी तुम ध्यान में रखते हुए यानी संतुलन बना रहना चाहिए प्लस माइनस आवेश का, नहीं तो क्रिस्टल का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए इन दोष में, इस तरह के दोष में फ्रेंकल और शॉर्टिकी दोष के नाम से जाना जाता है, दिखाई देता है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं फ्रेंकल दोष। इसमें क्या होता है कि कोई धनायन क्या करता है, अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है। मान लीजिए धनायन है, ये प्लस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस एक्स माइनस एम प्लस से 2x माइनस जुड़े होंगे, और या बी से देखूँ तो एम प्लस से 4x माइनस जुड़े होंगे। यानी एक धनायन से चारों ओर से ऋणायन घेरे रहते हैं और एक ऋणायन को चारों ओर से धनायन घेरे रहते हैं। ये क्रिस्टल में संरचना होता है। तो मान लीजिए, तो M का मतलब मेटल होता है, धातु, ये धनायन भी कर सकते हैं। धनायन में अधिकतर धातु ही आते हैं दिखाने वाले, और ऋणायन में सब अधातु ही होते थे, इसको x माइनस से हम लोग दिखा देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से कोई धनायन गायब हो जाए और ये गायब होकर यहाँ पर आ जाए, तो ये वाला स्थान रिक्त हो गया और ये वाला अंतरकाश भर गया। यानी क्या देख रहे हैं, इस फ्रेंकल दोष में दोनों दोष उत्पन्न हो रहा है, एक रिक्तिका दोष भी और यहाँ पे अंतरकाशीय दोष भी। यानी इसमें होता क्या है, पहले तो सामान्यतः जो धनायन होता है वो अपने जालक बिंदु को छोड़ के अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है। क्या हटता है, तो ध्यान देने वाली बात है कि धनायन ही हटता है, धनायन। और ये सामान्यतः है, मतलब कोई गारंटी नहीं, ऋणायन भी हट सकते हैं। जहाँ पे भी सामान्यतः प्रायः लिख दे, जब भी किसी परिभाषा में सामान्यतः लिख दे, प्रायः लिख दे, तो इसका मतलब होता है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सामान्यतः क्या होता है फ्रेंकल दोष में कि जो धनायन ही अधिकतर हटते हैं, कभी कभी ही ऋणायन भी हट सकते हैं, ये बात होती है। अब जहाँ से ये हटता है तो उस स्थान पे रिक्तिका दोष की तरह दिखाई देता है, और जहाँ पे धनायन आता है वहाँ पे अंतरकाशी दोष की तरह दिखाई देता है, अंतरकाशी दोष की तरह दिखाई देता है। इतना बात समझ में आ रहा है। और चूंकि धनायन यहाँ से गायब नहीं हुआ, बस अपना स्थान छोड़ के वहीं पे आ गया, तो संतुलन बना हुआ है, जितने प्लस है उतने माइनस है। अब चूंकि हटा है अपने स्थान से, तो इसको विस्थापन दोष भी कहा जाता है, फ्रेंकल दोष को। ये बात ध्यान देने वाली है। फिर इस दोष से जो ठोस का घनत्व है वो नहीं बदलता, क्योंकि जितना परमाणु है उतना ही, ये बदला नहीं है, बस केवल स्थान छोड़ के यहाँ पे आया है, तो घनत्व नहीं बदलता। यह दोष उन आयनिक पदार्थ में होता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। यानी आयन छोटे बड़े ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं में ये ज़्यादातर होता है। यानी धनायन हो सकता है छोटा हो, ऋणायन ज़्यादा बड़ा हो। ये धनायन मान लीजिए, ऋणायन चारों तरफ से घेर रखे हैं धनायन को, ये प्लस छोटा हो, माइनस वाले बड़े बड़े हों। सामान्यतः ज़्यादातर ऋणायन बड़े माने जाते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से धनायन को घेरे रहते हैं, और धनायन को छोटा माना जाता है। तो उन्हीं ठोसों में ये ज़्यादातर होता है जिनमें आयनों के आकार में काफ़ी अंतर होता है, भिन्नता होती है। जैसे मैं उदाहरण की बात करें तो ZnS जिंक सल्फेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgI सिल्वर आयोडाइड। इनको ध्यान से देखें तो इनके आयनों का आकार देखिए, Zn का 30 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो ये Zn का धनायन इसमें ज़्यादा बड़ा है और ऋणायन छोटा है। यहाँ पे तो धनायन बड़ा है, ऋणायन ही छोटा है।
Ag का 46 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। तो यहाँ पे धनायन ही बड़ा है, तो धनायन भी बड़े हो सकते हैं, ऋणायन भी बड़े हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। धनायन भी छोटा हो सकता है, ऋणायन भी छोटा हो सकता है। यहाँ से देखो तो यहाँ पे धनायन ही बड़ा है, ऋणायन छोटा है, धनायन बड़ा ऋणायन छोटा, यहाँ पे धनायन बड़ा ऋणायन छोटा, लेकिन यहाँ पे धनायन छोटा हो गया, अब ऋणायन बड़ा हो गया, क्योंकि आयोडीन आ गया, इसका 53 होता है। तो समझ सकते हैं बात को कि आयनों में आकार में छोटा बड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए कोई भी रिक्ति ये दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग दूसरा दोष देखेंगे, सॉर्टकी दोष। इस बात को नोट कीजिए आप, तब हम लोग सॉर्टकी दोष देखते हैं। अब जो दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है, नहीं स्टोइकियोमेट्रिक दोष, उसमें अब हम लोग जानेंगे चौथा सॉर्टकी दोष। इसमें क्या होता है, फ्रेंकल में हमने क्या देखा कि धनायन अपना जालक छोड़ के अंतरकाशीय स्थल में आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। इसमें धनायन और ऋणायन को यहाँ से लेते, ऋणायन ये वाला लेते हैं, समान संख्या में गायब हो जाते हैं, समान संख्या में गायब हो जाते हैं। क्यों समान संख्या में गायब होते हैं? क्योंकि विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, यानी जितना प्लस गायब होगा उतना ही माइनस गायब होगा। क्यों गायब होगा? क्योंकि विद्युत उदासीनता संतुलन बना रहना चाहिए। वो आपने पढ़ा होगा कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि उनमें धनायन प्रोटॉन और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इसीलिए उदासीन होते हैं, मतलब वो किसी से क्रिया वास्तव में नहीं करते। उसी तरह इस आयनिक ठोसों का भी उदासीनता बनी रहे, इसलिए इसमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब होते हैं। तो यहाँ पे जहाँ से ये गायब हुए तो क्या हो गया, रिक्तिका। अनेक तरह से ध्यान से देखा जाए तो ये रिक्तिका दोष की तरह ही है, यानी ये मुख्य रूप से क्या है, रिक्तिका दोष ही है। उसमें क्या था फ्रेंकल में कि धनायन अपने स्थान से हट के अंतरकाशी में आता था, तो जहाँ से हटता था वहाँ पे रिक्तिका दोष और जहाँ पे आता था वहाँ पे अंतरकाशी, यानी फ्रेंकल दोनों दोष दिखाता है, रिक्तिका और अंतरकाशी। लेकिन सॉर्टकी दोष केवल रिक्तिका दोष ही दिखाता है। इस बात को हम लोग समझ गए। अब थोड़ा और समझ लीजिए इसमें विशेष बात क्या है कि इस दोष के कारण ठोस का घनत्व कम हो जाता है। अब परमाणु अपने स्थान से हट गए तो द्रव्यमान पहले से घट गया तो घनत्व भी घट जाएगा। घनत्व मेनली द्रव्यमान पे ही निर्भर करता है, क्योंकि द्रव्यमान के सीधा समानुपाती होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। यह दोष लगभग समान आकार वाले आयनों में ही होते हैं। अब दोनों का आकार समान रहेगा तभी तो बराबर बराबर हट जाएंगे। छोटा वाला छोटा बड़ा रहता तो कोई एक ही हटता, बड़ा वाला नहीं हटता, लेकिन बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों हट जाते हैं, धनायन और ऋणायन। अब जैसे में आप देख लीजिए NaCl है, Na11 होता है, Cl 17, दोनों लगभग बराबर ही है, बराबर नहीं कहेंगे, थोड़ा मोड़ा छोटा थोड़ा मोड़ा अंतर है। KCl, ClCl, AgCl। हम ध्यान से देखें तो AgBr हमने फ्रेंकल दोष में भी देखा, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है AgBr में दोनों दोष पाया जाता है। तो नोट करके इस बात को लिख लेंगे, AgBr में फ्रेंकल और सॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है। यानी कि ये ऐसा यौगिक है जो इसमें जो धनायन है Ag कभी कभी अपने जालक स्थान को छोड़ के अंतरकाशी में भी आ जाता है और कभी कभी समान संख्या में भी गायब हो जाता है, क्योंकि दोनों का आकार लगभग समान ही जैसा है, इसीलिए ये दोनों दोष दिखाता है। तो इस बात को नोट कीजिए। अब हम लोग अशुद्धता दोष देखेंगे। अब हम लोग दूसरा दोष देखेंगे बिंदु दोष में, अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी। ये क्या होता है, आयनिक ठोसों में अशुद्धि मिलाना। जब हम किसी आयनिक ठोस में जानबूझकर दूसरे अशुद्धि को मिला रहे हैं, खुद मिला रहे हैं अशुद्धि, तो उस मिलाने पर जो उत्पन्न दोष हो जाएगा उसी को कहा जाएगा अशुद्धता। यानी हम क्रिस्टल की संरचना में एक अशुद्धता डाल रहे हैं, एक अलग संरचना बना रहे हैं, यानी उसको अशुद्ध कर रहे हैं उसकी संरचना को, इसीलिए इसको कहा जाता है अशुद्धता दोष। और ध्यान वाली बात यह है कि आयनिक ठोसों में जो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया होता है उसी को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए नमक है NaCl, इसका क्रिस्टल हम लेते हैं, उस क्रिस्टल में हम एक SrCl2 को डालते हैं। तो SrCl2 को हम ध्यान से देखें, तो SrCl2 को तोड़े तो हो जाएगा Sr2 +
और Cl माइनस, 2 Cl है, ये एक ही माइनस लेता है क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसको 2 त्यागने की क्षमता होती है, इसलिए इस पर 2 प्लस होता है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 2 बनाया है, इसके ऊपर 2 आवेश है और सोडियम के ऊपर एक ही है, इसको हम इसमें डालते हैं, इसे NaCl के क्रिस्टल में गलित अवस्था में डालते हैं इसको। तो इसको गला लेते हैं नमक को, इसको पानी रूप में ले लेते हैं, इसको इसमें डालते हैं। क्या होगा, जो Sr2 प्लस आयन है वो सोडियम आयन को हटाएगा, सोडियम आयन को हटाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Sr2 प्लस। अब भाई Sr2 प्लस है, इस पे 2 आवेश है, सोडियम पे एक ही है, तो ये भाई इसको भी हटाएगा, मतलब इसको 2 आवेश है तो ये एक और हटाएगा ताकि ये बराबर आयन में हटा सके धनायन को, यानी अपने आवेश के बराबर धनायन को हटाएगा, यहाँ पे भी हटा देगा। क्योंकि यहाँ एक ही इसके पास 2 आवेश है तो यहाँ पे खुद नहीं आने वाला, ये अपनी ही जगह पर रहेगा, एक स्थान खाली रहेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आयनिक ठोस है तो विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, यानी जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश होने चाहिए, इसलिए एक और सोडियम को हट जाना पड़ता है इसके 2 आवेश के चलते। इसी प्रकार आप CdCl2 को भी डालेंगे तो ऐसा बन सकता है, ये अशुद्धता हो सकता है, अपमिश्रण कर सकते हैं। AgCl को भी डाल के हम अपमिश्रण या डोपिंग कर सकते हैं, इस बात को नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब हम लोग देखेंगे तीसरा दोष, अनस्टोइकियोमेट्रिक दोष। और ये दोष कैसा है, तो ये दोष वही बिंदु दोष है जो ठोस की स्टोइकियोमेट्री को बाधित कर देते हैं, यानी ये दोष में स्टोइकियोमेट्रिक नहीं रह जाता, कणों का अनुपात निश्चित नहीं रह जाता, गड़बड़ हो जाता है। जो क्रिस्टल है उसमें कणों का अनुपात गड़बड़ हो जाता है, या तो बाहर से कण आ जाते हैं या उसी का कण अंदर से गायब हो जाता है, तो यहाँ पे अनुपात गड़बड़ हो जाता है, यानी जिससे अवयवी कणों का अनुपात असंतुलित हो जाता है। अब ये भी 2 तरह का है, एक धातु आधिक्य के दोष है, यानी धातु ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरा एक धातु न्यूनता दोष है, इसमें धातु कम हो जाएंगे। तो पहले हम लोग धातु आधिक्य के दोष देख लेते हैं। इसमें मेटल जो है एक्सेज अधिक हो जाएगा इस दोष में, यानी धातु अधिक हो जाएगा, जो अधातु है ऋणायन है वो कम हो जाएंगे। और ये भी 2 तरीके से, धातु अधिक के दोष भी 2 तरीके से, एक ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक के दोष होगा, यानी जो ऋणायन है वो हट जाएगा अपने स्थान से, वहाँ पे रिक्तिका बना लेगा, तो हट जाएगा तो धातु ज़्यादा हो जाएंगे, यानी प्लस आवेश ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस दोष में होता क्या है, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक के दोष में यहाँ से कोई ऋणायन मान लीजिए अपना स्थान छोड़ देगा, गायब हो जाएगा, तो गायब हो गया तो प्लस आवेश ज़्यादा हो गए, माइनस आवेश कम हो गए, यानी अधातु कम हो गए, धातु ज़्यादा हो गए प्लस वाले। लेकिन क्योंकि ये आयनिक ठोस है तो इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, तो प्लस आवेश को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है और यहाँ पे एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र को नाम दिया जाता है F केंद्र, F केंद्र कहा जाता है। F केंद्र का मतलब होता है रंग केंद्र, रंग केंद्र। और F कहाँ से लिया गया है, तो F लिया गया है एक जर्मन शब्द, F एक जर्मन शब्द है, जिसको कहा जाता है फॉरजेंटर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको कहा जाता है फॉरबेंजेंटर। जर्मन शब्द फॉरबेंजेंटर यहाँ से लिया गया है। इसका मतलब होता है रंग केंद्र, यानी ये हिस्सा रंगीन हो जाता है, इसके कारण क्रिस्टलीय ठोस भी रंगीन हो जाते हैं, उनमें रंगीन चमक आ जाती है इस दोष के कारण। अब चूंकि यहाँ पे रिक्तिका दोष उत्पन्न हो रहा है, आइए रिक्तिका दोष रिक्त हो रहा है, ये दोष बिल्कुल सॉर्टिकी दोष की तरह होता है,
शॉटकी दोष की तरह, या यूँ कहे शॉटकी दोष ही है। शॉटकी दोष मुख्य रूप से शॉटकी दोष है, क्योंकि यहाँ पे एडाइन गायब हो जाते हैं, इनको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाता है, इसलिए एक तरह से ये शॉटकी दोष ही है। उदाहरण की बात कर ले तो जितने भी क्षारीय धातु हैलाइड हैं, NaCl, KCl, LiCl आदि, ये सब धातु आदि के दोष दिखाते हैं। क्षारीय हैलाइड किसे कहा जाता है? जो वर्ग 1 के तत्व हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अलीना करे सल्फरिया, हाइड्रोजन को छोड़ के वो सब इसमें आ जाते हैं क्षारीय धातु हैलाइड में। और ये आयन है धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, तो इसमें ऐसा दोष देखने को मिल जाता है। इस बात को नोट कीजिए। इसमें एक और पॉइंट है, इसको मैं बता रहा हूँ F केंद्र के बारे में। इस वाले में अगला पॉइंट ये है कि F केंद्र के कारण जो क्रिस्टल होता है उसका रंग बदल जाता है। F केंद्र के कारण वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वहाँ से ऋणायन उड़ जाता है, इसलिए ऐसा होता है। कारण क्या है इसका? जो दोष युक्त क्रिस्टल होते हैं उसमें अभी हमने देखा कि F केंद्र के कारण F केंद्र जो बना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया धनावेश को बैलेंस करने के लिए। तो वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी क्रिस्टल में प्रकाश पड़ता है, जो प्रकाश आ रही है सूरज की या कोई भी प्रकाश क्रिस्टल में पड़ रहा है, तो उससे ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं और सोख कर उत्तेजित हो जाते हैं। उस प्रकाश से ऊर्जा लेकर उत्तेजित हो जाते हैं और उसके फलस्वरूप होता क्या है कि वो रंगीन दिखाई देने लगता है क्रिस्टल। जैसे अगर NaCl है और उसमें और ज़्यादा सोडियम मिला दे, यानी सोडियम का अधिक हो जाए, तो क्या हो जाएगा? NaCl नमक पीला हो जाएगा। फिर KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड है, अगर उसमें पोटेशियम का अधिक हो जाए तो वो बैगनी रंग का हो जाता है। और ये सब F केंद्र के कारण होता है। LiCl में लिथियम का हो जाए तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ये सारी बातें ध्यान देने योग्य है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे धातु आधिक्य दोष में, जब धनायन आ जाते हैं अतिरिक्त, तो अतिरिक्त धनायन के कारण भी धातु आधिक्य दोष हो जाता है। धातु आधिक्य दोष में दूसरा कंडीशन ये होता है कि जो धनायन है अतिरिक्त आ जाएंगे, कहाँ पे? अंतरकाशीय स्थानों पर आ जाएंगे, और जिस कारण से धातु अधिक हो गया तो धातु आधिक्य दोष हो गया। तो होगा क्या कि मान लीजिए यहाँ पे अतिरिक्त धातु आ जाएंगे, धनायन आ जाएंगे। मान लीजिए M+ यहाँ पे आ गया, ठीक है, M+ यहाँ पे आ गया तो अंतरकाशीय स्थल में आ गया। तो अब क्या होगा कि M+ आयन बढ़ गए, X- कम हो गया M+ से, यानी धातु अधिक हो गया। ये M धातु है, इन पे आवेश दिखाए गए हैं, तो धनायन ज़्यादा हो गए यानी धातु अधिक हो गए, यानी धातु अधिक के दोष हो गया। लेकिन हाँ, ये असंतुलित ना हो जाए, इसलिए इस धनायन को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बगल के जितना आवेश ये होगा, जितना ये धातु होगा उतना ही इस पे जितना भी आवेश होगा उतनी आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन बगल के अंतरकाशीय स्थल में आ जाएंगे। तो अपने आवेश के साथ ही आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और बैलेंस रहेगा, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी क्रिस्टल की। तो इस प्रकार के ये दोष होता है और ये फ्रेंकल दोष के साथ पाया जाता है। फ्रेंकल दोष के साथ धातु आधिक्य दोष भी पाया जाता है, ये वाला अतिरिक्त धनायन के कारण फ्रेंकल दोष के साथ। और वो हमने पीछे जो देखा वो शॉटकी दोष के साथ था। ये अतिरिक्त धनायन आ गया अंतरकाशीय स्थल में, अतिरिक्त धनायन अंतरकाशीय स्थल में। बात तो समझ में आ रहा है, ये अंतरकाशीय स्थल होती है। अब उदाहरण की बात कर ले, आखिर ऐसा कौन दिखाता है? तो जेडेनो ऐसा स्वभाव दिखाता है। अगर कमरे के ताप पे जो जेडेनो होता है सफ़ेद रंग का होता है, जेडेनो मतलब जिंक ऑक्साइड। अब इसे आप गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, ये जो O है ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाता है,
तो Zn अपने आवेश के साथ अलग हो जाता है। यानी हम जब Zn को हीट करेंगे, ये डेल्टा का मतलब हीट होता है, गर्म करना, तो ऑक्सीजन गैस बनकर निकल जाएगा O2 के रूप में। ऑक्सीजन गैस O2 के रूप में होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 1/2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। अब चूंकि Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, इसलिए इसके ऊपर 2 आवेश आ जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग दिया। अब ये जो Zn2+ है, ये अंतरकाशीय स्थल में आ जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बगल के अंतरकाशीय स्थल में आ जाएंगे, ताकि संतुलन भी बना रहे और धातु अधिक के दोष उत्पन्न हो जाता है। तो होता क्या है कि अतिरिक्त जो Zn2+ है आयन, वो अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बगल के अंतरकाशीय स्थल में चला जाता है। ये अब होता क्या है, जो Zno है उसका रंग पीला हो जाता है। तो अगर पूछ दे कि Zno रंग सफ़ेद होता है गर्म करने पर, ये पीला हो जाता है, क्यों, तो इसका ये कारण हो जाएगा। तो इस बात को नोट कीजिए। अब हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष का दूसरा दोष देख लेते हैं। इसको कहा जाता है धातु न्यूनता दोष। उसमें अब धातु कम होगा और अधातु ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात को नोट कीजिए। अब हम लोग लास्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष का दूसरा दोष देख लेते हैं, धातु न्यूनता दोष। यानी यहाँ पे धातु अब कम हो जाएगा, मेटल का डिफिशियंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अधातु ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसे हम धातु अधिक के दोष भी बोल सकते हैं। धातु न्यूनता दोष, इसका उल्टा अधातु अधिक के दोष। ठीक, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि धातु अपने जालक स्थल से गायब हो जाएंगे, यानी धातु कम हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए कोई एक धातु हटा देते हैं, जैसे M+, यहाँ से इसको हटा देते हैं, जो प्लस आवेशित है वो सभी धातु हैं, तो ये गायब हो गया। अब ब्लैंक कर देते हैं इसको, तो कौन सा दोष उत्पन्न हो गया, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन चूंकि आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, मतलब प्लस और माइनस की संख्या बराबर होनी चाहिए, धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब उदासीनता बनी रहती है। तो इसका आवेश कहाँ होना चाहिए, बैलेंस। तो इसको बैलेंस करने के लिए बगल का कोई धनायन उच्च आवेशित हो जाता है, जितना आवेश चाहिए उतना ये ग्रहण कर लेता है, तो ये 2+ आवेश अपना लेगा, ताकि जो ऋणायन है बैलेंस रहे। इस आवेश के चलते ये ऋणायन इससे संतुलित हो जाएंगे बगल के, तो उदासीनता भी बनी रह जाएगी। उदाहरण की बात कर ले तो इसमें कौन ऐसा गुण दिखाता है, तो जितने भी संक्रमण धातु हैं, लोहा, कॉपर, जितना भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, वो सब दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है तो FeO का, फेरस ऑक्साइड का। इसमें जो F होता है ऑक्सीजन, वास्तव में इतने अनुपात में नहीं पाए जाते, ये 0.95 के अनुपात में पाए जाते हैं। यानी ऑक्सीजन 1 रहेगा तो ये लोहे का मात्रा 0.95 रहेगा, यानी धातु की कमी रहती है, लोहे की कुछ मात्रा घटी रहती है, बराबर अनुपात में नहीं रहते, यानी इनका स्टोइकियोमेट्रिक नहीं रहता सही। और यह FeO कितना परास से रह सकता है, 0.93 से 0.96 के बीच में परास में पाया जा सकता है। 0.93 भी पाया जा सकता है, 0.95 भी मिल सकता है, 0.96 के अनुपात में भी ये FeO का यौगिक मिल सकता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये इसमें रहती है कमी, धातु न्यूनता दोष के कारण ऐसा होता है। इस परास में ये हो सकते हैं। अब FeO के जो क्रिस्टल है, FeO का क्रिस्टल ऐसा क्यों होता है, तो जो FeO के क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल मतलब ठोस पदार्थ, FeO एक यौगिक के रूप में हम देख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे होता क्या है कि ये सब चीज़ें हमें कल्पना में नहीं आ पाती है, इनका चित्र हमारे दिमाग में नहीं बन पाता है, लेकिन आप इसको एक पदार्थ मान के चलिए कि FeO एक पदार्थ है, एक उसका क्रिस्टल, उसमें से जो कुछ Fe2+ आयन है, Fe ये धना चूँकि धातु है तो ये धनावेश दिखाएगा, इस पर प्लस आवेश आएंगे, या धातु तो इस पर माइनस आवेश आएंगे। ये 2+ जो आयन होता है Fe का, वो धनायन हट जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे जो भी है इसी तरह क्रिस्टल, तो यहाँ पे Fe2+ जहाँ जहाँ धनायन है, ये अपने जालक से हट गया, तो कौन सा दोष हो गया, धातु न्यूनता दोष। इसलिए अनुपात कुछ ऐसा मिलता है।
और जो धनावेश की पूर्ति है, क्योंकि Fe2+ हट गया तो इसको बैलेंस भी तो करना है, तो इसको पूर्ति करने के लिए बगल का कोई Fe2+ Fe3+ आयनों में बदल जाता है, आवश्यक संख्या में बदल जाता है, ताकि विद्युत उदासीनता बनी रहे। तो यहाँ का अगर मान लो Fe2+ उड़ गया तो ये जो यहाँ का Fe2+ होगा वो 3+ हो जाएगा, ताकि बैलेंस बना रहे, उदासीनता बनी रहे। ये कारण होता है। तो इस बात को आप नोट कीजिए। और ये खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।